Good morning. How are you? Fine. प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस समय आप लोगों की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। तो हम लोगों की सेवा के साथ साथ आप लोग अपना समय भरपूर रूप से पुस्तकों पर और अध्यापकों के पढ़ाई हुई बातों पर ध्यान देंगे कि एक एक क्षण व्यर्थ न जाए। आइए शुरू करते हैं क्लास 9 व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण शब्द क्यों बनाया गया? तो कोई भी व्याकरण की पुस्तक खोलने से पहले आपको भाषा पढ़ना पड़ता है और भाषा की परिभाषा आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। चाहे किसी माध्यम से हम अपनी बातों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, समझने का आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा होता है। चाहे वह हम बोलकर करें, चाहे लिख कर करें, चाहे इशारे में करें, संकेत में करें, तीनों तरह की बातें होती हैं और यही भाषा कहलाता है। पुस्तकीय भाषा में इसकी परिभाषा होगी कि जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और उनकी बात समझता है, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है: लिखित, मौखिक, सांकेतिक। और इन तीनों भाषाओं का प्रयोग हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति करता है। ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र वाला, किताब लिखने वाला ही केवल वह लिखित भाषा का प्रयोग करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। सभी लोग लिखते हैं और सभी लोग पढ़ते हैं, तो मौखिक भाषा का भी प्रयोग होता है। और सभी लोग इशारे करते हैं, सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग सभी लोग करते हैं, केवल मूक बहिर नहीं करते हैं। तो भाषा के बाद व्याकरण, चाहे वह कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, इंग्लिश, उड़िया, मलयालम, ये मराठी, कोई भी भाषा हो, उर्दू, फारसी, कन्नड़, जो भी भाषा है, उस भाषा का अपना व्याकरण होता है। और व्याकरण क्या करता है? तो व्याकरण उस भाषा को
शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, बोलना सिखाता है। इसकी परिभाषा व्याकरण व शास्त्र है, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आपके कक्षा में अर्थात क्लास 9th में हिंदी व्याकरण विस्तार से नहीं दिया गया है। आईसीएसई बोर्ड में बहुत ही सामान्य हिंदी सिलेबस में है और व्याकरण बहुत ही सूक्ष्म है। एनसीईआरटी में एक प्रश्न पत्र होते हैं हिंदी में, उसमें 15 नंबर का निबंध होता है, 7 नंबर का पत्र होता है, 10 नंबर का अपठित होता है और 8 नंबर का व्याकरण होता है। इसलिए आपके व्याकरण को व्यवहारिक व्याकरण कहते हैं। व्यवहारिक मतलब होता है जो व्यवहार में लाया जाए, जीवन में जो उपयोगी हो, जो हर समय उपयोग में आवे, दिनचर्या में उपयोग में आवे, वही व्यवहारिक होता है। आचार व्यवहार में आपके हमेशा उपयोग में आने वाला व्यवहारिक व्याकरण कहलाता है। व्यवहारिक व्याकरण में सीखने में पहले हमें मूल पर जाना चाहिए कि व्याकरण का मूल कहां से है। हम पाणिनि के उन 14 सूत्रों को नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि वह सूत्र जब साहित्यिक हिंदी आप पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो उसमें पाणिनि के 14 सूत्र शंकर के डमरू से जो निकला था, जिससे पाणिनि ने उन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण की रचना किया। आइए हम सीधे चलते हैं वर्ण पर। अक्सर पुस्तकों में दिया जाता है कि वर्ण और बच्चों के बीच जो अभ्यास में रहते हैं वो वर्ण कहने पर समझ जाते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच वर्ण बोलने पर उनके समझ में नहीं आता है। चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो यह बातें अभिभावक भी देखेंगे, सुनेंगे, वो लोग भी सुनेंगे जो पढ़े भी नहीं हैं, वो लोग भी सुनेंगे जो शिक्षा की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। इसलिए वर्ण को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, साउंड। कैसा साउंड, कैसी ध्वनि? तो उस ध्वनि में भी ऐसी ध्वनि जिसका टुकड़ा न हो सके। अब टुकड़ा का अर्थ
बहुत सारे बच्चे समझ लेंगे कि उसको काटा जाएगा का, नहीं, टुकड़े मतलब उसका खंडन न हो सके, उसमें से कोई और हिस्सा न निकले, वह वर्ण कहलाता है। उसका कोई हिस्सा न बन पाए। जैसे आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे, यह व्याकरण का प्रारंभ है, इसलिए उस शब्द का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, संधि और विच्छेद। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ध्वनियों के सूक्ष्म माने छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका पुनः खंडन न हो सके, पुनः उसका कोई हिस्सा न बन सके, उसे ध्वनि कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, सॉरी वर्ण कहते हैं। और वर्ण के बाद आता है आपका वर्णमाला। मैं आपको एकदम बेसिक चीज से प्रारंभ कर रहा हूं। वर्णमाला, माला का अर्थ होता है अनेक फूलों को एक धागे में पिरो देने को माला कहते हैं। उसी तरह से वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला, बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं। मैंने कई पुस्तकों में भी पाया है कि वर्णमाला में जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो उसकी संख्या गिन करके लोग कुछ बता देते हैं, लेकिन जब परिभाषा और जब पढ़ते हैं तो वर्णमाला के अक्षरों को जब पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो इसमें दो भाग होते हैं। वर्ण के भेद नहीं, वर्णमाला के भेद नहीं। हम लिखने में क्या करते हैं, एक तो वर्णमाला के अक्षर लिखते हैं तो उनकी संख्या अलग होगी, और हिंदी के अक्षर लिखेंगे तो उनकी संख्या अलग है। क्योंकि वर्णमाला में केवल वर्ण आते हैं और वर्ण की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका पुनः खंडन न हो सके। हम लिखते समय, पढ़ते समय बहुत सारी त्रुटियां कर देते हैं। जैसे अक्सर तो लोग यह होते हैं कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए कर लेते हैं और वर्णमाला का उच्चारण करने को कह दिया जाए तो भूल जाते हैं। बेसिक चीजें भूल जाते हैं। वर्णमाला के अक्षर होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, री, ओ, औ, अंग, आंग,
थ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह ढ़ और ढ। ये वर्णमाला के अक्षर हैं। और इतने ही होते हैं। कुछ लोग वर्णमाला में छ त्र ज्ञ इसको भी जोड़ करके लिखा देते हैं और लिख लेते हैं। यह वर्णमाला के अक्षर नहीं है, क्योंकि छ त्र ज्ञ इनमें इसके टुकड़े हो जाएंगे, और जब इसके टुकड़े हो जाएंगे तो यह वर्ण तो बना नहीं, यह वर्ण नहीं है, यह शब्द हो गए। इसलिए इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं, जो दो अक्षरों से मिलकर बना है। इसलिए इसको वर्णमाला के क्रम में नहीं लिखते हैं, हिंदी के अक्षर में लिखते हैं। कोई भी वर्ण का उच्चारण आधा बोलते हैं। व्यंजन का उच्चारण आधा होता है, क्योंकि वह वर्ण व्यंजन वर्ण तो उसका उच्चारण आधा होता है। और वो व्यंजन कब बनता है? जब उसके साथ स्वर मिल जाता है, तब वह व्यंजन बनता है, पूर्ण व्यंजन बनता है। इसलिए वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन, आयोगबा। स्वर क्या है? तो जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से पूर्णतया उच्चरित होने वाला वर्ण स्वर कहलाता है। ये 11 होते हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब अयोगबा। अयोगबा 3 होते हैं: अंग, अयोगबा। अंग, अंग, अ। एक अनुस्वार होता है, दूसरा चंद्रबिंदु होता है, और तीसरा विसर्ग होता है। अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, यह अयोगबा। और व्यंजन की परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से पूर्णतया उच्चरित हों, व्यंजन कहलाते हैं। जब तक उसके साथ स्वर नहीं मिलेंगे, वह पूर्ण व्यंजन नहीं बनेगा। जैसे क हम लिखे हैं, तो ये क क्या है? वर्ण है, परंतु अभी यह व्यंजन हुआ नहीं है। ये व्यंजन कब बनेगा? क धन अ बराबर क, यह हो गया व्यंजन क। उसके पहले वो क था।
जब स्वर उसमें मिलेगा तब वह व्यंजन पूर्ण बनेगा, तब उसका उच्चारण हम क, ख, ग, घ ऐसे पढ़ेंगे। जब तक वो वर्णमाला में है और स्वर उसमें मिले हुए नहीं हैं तो उसका उच्चारण क, ख, ग, घ, ng ऐसे बोलते हैं। मैं एक बार एक क्लास में एक पढ़ा रहा था और बच्चों से कह दिया, बच्चे वर्णमाला के अक्षरों का उच्चारण करो। 2-3 बच्चों से पढ़वाए और वो गलत पढ़े। मैंने क्लास में 500 रुपया इनाम रख लिया। प्यारे बच्चों, वर्णमाला के अक्षरों का उच्चारण करो। कोई लड़का शुद्ध नहीं पढ़ा। तो इन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए। ये अभ्यास की चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, मूल हैं और इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए उनके ज्ञान अधूरे हो जाते हैं। तो स्वर, व्यंजन और अयोगवा हम लोगों ने जाना। अब स्वर अ, आ, इ, ई, तो इन को जैसे मान लो अ है, आ है, इ है, ई है, तो इसको हम वर्णों के साथ यदि जोड़ेंगे तो पूर्ण यह नहीं जुट पाएगा। इसके लिए व्याकरणियों ने मात्रा बनाया। मात्रा, तो मात्रा में क्या बनाया? आ, इ, ई, अर्थात स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। हर स्वर का एक चिन्ह बनाया गया और उन्हीं चिन्हों के साथ अक्षरों को जब जोड़ देते हैं तो मात्रा बन जाता है और हमारा उच्चारण बदल जाता है। जैसे आ, तो एक पाई उसमें जोड़ देते हैं, ई ऐसे कर देते हैं, ई ऐसे करते हैं। तो ये मात्राएं हैं जो स्वरों के विशेष चिन्ह हैं, आप लोग जानते भी हैं। और स्वर, व्यंजन, अयोगवा, मात्रा, वर्ण हम जान लिए। अब आता है शब्द। शब्द, शब्द क्या है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, जैसे मान लो क, धन, व बराबर क, व। तो कब शब्द जो हो गया, यह हमारा शब्द हो गया, क्योंकि क और ब से मिलकर के कब बना है। दो या दो से अधिक क, ल, म बराबर कलम। कलम
दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद भी होते हैं। एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ निकले, अर्थ हो, और निरर्थक शब्द जिसका अर्थ ही न हो। अक्सर दोनों शब्द का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में करता है। आप बोलते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए, जैसे अरे भाई पेन ऑन है, तो पेन तो समझ में आ रहा है, ओन क्या होता है? तो ओन ही शब्द निरर्थक है। लोटा ओटा लाओ, लोटा सार्थक हो गया, ओटा निरर्थक हो गया। पानी ओनी पिलाओगे, पानी सार्थक हो गया, ओनी निरर्थक हो गया। अर्थात हर बात बोलने में व्यक्ति निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करता है। विद्यालय में घड़ी ओड़ी नहीं है, घड़ी तो बात सार्थक हुई, ओड़ी का होती है, तो ओड़ी शब्द निरर्थक। चाक ओक देना भाई, चाक सार्थक है, ओक निरर्थक है। और तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। शब्दों में हिंदी में शब्द के कई प्रकार होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द मूल शब्द है, मूल शब्द। और मूल शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हिंदी भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। तो जो संस्कृत भाषा का शब्द होता है वह तत्सम शब्द होता है, और जिसको व्यक्ति अपनी तरह से उन शब्दों को तोड़ मरोड़ देता है वह तद्भव बन जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में घृत है, घृत शब्द आया है, जिसको घृत कहने में असुविधा होती थी तो लोग उसको घी घी कहने लगे, तो घृत का तद्भव घृत हो गया। तो तत्सम शब्द मूल भाषा का मूल शब्द है, तद्भव उसका अपभ्रंश है। देशज भाषा जो अपने देश में बोली जाती है उसके शब्द आते हैं, और विदेशी जो बाहर से माने विदेश के यानी दूसरी भाषाओं का, आंग्ल भाषाओं का, उर्दू फारसी भाषाओं का, जो हमारे देश में नहीं दूसरे देश के में बोली जाती हैं, उसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है।
वह देशज विदेशी होता है, और संकर जो होता है वो मिक्स शब्द है, मिला हुआ। इस तरह से शब्द होते हैं, और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। और शब्द से क्या बनता है? तो शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्य की परिभाषा है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के ऐसे मेल जिसका अर्थ निकले। शब्द को इधर उधर केवल शब्द लिख देंगे तो वह वाक्य नहीं बनेगा, वो शब्द ही रहेगा। लेकिन जब उसका अर्थ मिल जाएगा तभी वह वाक्य बनेगा। जैसे राम है जाता बाजार, हमने एक लाइन में लिख दिया, लेकिन वह शब्द ही रहा, वाक्य नहीं बना। और जब राम बाजार जाता है, इसको जब इस क्रम में लिखेंगे तो यह सार्थक हो गया, इसका अर्थ निकलना, तो यही वाक्य बनता है। तो शब्दों को प्रयोग के आधार पर 8 भेद बताया गया है। और 8 भेद क्या हैं? जब आप आंग्ल भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसमें भी बताया जाता है। हर भाषाओं में मैंने बताया, हर भाषाओं का व्याकरण होता है। तो हिंदी में 8 होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। उसी तरह से शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इंग्लिश में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 भेद होते हैं, और इन्हीं 8 भेदों से हमारे व्याकरण की शुरुआत हो जाती है, जिसमें संज्ञा किसे कहते हैं? मैं पुस्तकीय परिभाषा बाद में बताता हूं, मेरी आदत है। मैं बोलचाल की परिभाषा पहले बताता हूं, इसलिए कि आप लोग अच्छा से समझ लें। जो बहुत ही कम रटने वाला विद्यार्थी हो वो भी समझ ले। प्यारे बच्चों, संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा का इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, नाउन। और नाउन का डेफिनेशन आप लोग बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसको हिंदी में हम बताते हैं बोलचाल की भाषा में, जिस चीज को हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वही संज्ञा होता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं,
कोई ऐसी चीज बताइए जिसका नाम न हो। आप आंख से देखते हैं, बोलिए। घर, पंखा, डेस्क, लाउड स्पीकर, डस्टर, चॉक, बुक, ब्लैक बोर्ड, जो भी है, जो भी हम देखते हैं, ये सब संज्ञा है। बहुत आसान परिभाषा है। और पुस्तकीय भाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भी भेद होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। संज्ञा के 5 भेद। 5 भेद होते हैं। इंग्लिश में भी नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 संज्ञा, 5 नाउन होते हैं। तो बाकी चीजें यही विराम देते हैं और आपको बताते हैं कि संज्ञा के रूप 3 कारण से बदलते हैं। चूंकि हम व्यवहारिक व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहते हैं। व्याकरण एक गंभीर विषय है और बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन हमको 1 घंटी में आप लोगों के जरूरत की चीजों तक पहुंचना है, इसलिए मैं अपने विषय पर ही जो जरूरत की हमें चीजें हैं उस पर आ रहा हूं कि संज्ञा के रूप 3 कारण से बदलते हैं। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच जो पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया, पर्सन पढ़ लिया और केस पढ़ लिया, तो संज्ञा के रूप बदल सकता है। नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। उसी तरह से इसमें लिंग, वचन, कारक और तो लिंग, वचन, कारक। लिंग क्या है? तो जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, ऐसे शब्द जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
इंग्लिश में लिंग 4 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और इंग्लिश में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जो जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहलाता है और पुरुष जात का बोध कराने वाला पुल्लिंग कहलाता है। उसके बाद आता है वचन। वचन इंग्लिश में भी 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालका। और हिंदी में बालक, बालकों। उसके बाद आता है कारक। कारक जिसको केस कहते हैं, कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनकी भी विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाव अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, नानेनी, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे हो। देखिए, हे अरे हो, इस पर एक बात आज याद आ गया। गांव गांव में अनुष्ठान होता है और कीर्तन के साथ लोग गाते हैं, लेकिन बहुतों को यह जानकारी नहीं होती है कि हम क्या गा रहे हैं। गाते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरे क्यों कहते हैं? हरे, हरे रामा। कई लोगों से मैंने पूछा भी था, लेकिन चलिए, समाज है। हर माने होता है शंकर और राम माने विष्णु। एक दूसरे के दोनों भक्त हैं, राम और शिव एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं। इसलिए लिखा गया है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। भगवान राम कहते हैं
कि जो शिव का दुश्मन हो और मेरा भक्त बनना चाहे तो वह मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता है। इसलिए यदि पूजा करना है तो दोनों की आराधना आपको करनी पड़ेगी। तो हर माने शंकर, तो हरे राम कहते हैं, हरे क्यों कहते हैं? तो जब संबोधन हम किसी को करते हैं तो दूर से, बहुत दूर के लोगों को जब हमें बुलाना होता है तो इस कारक में संबोधन का प्रयोग करते हैं हरे। रे अरे हो, हे अरे हो। तो अरे शब्द जो है हरे, हर के साथ अरे जुट गया, हरे हो गया। हरे रामो, राम के साथ शिव जुट गए तो दोनों का की भक्ति एक साथ हो गई। तो संबोधन का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए अरे उसमें रे का मात्रा लगाते हैं तो अरे हो जाता है। वह हम गलत नहीं उच्चारण करते हैं, वह सही उच्चारण है, परंतु इन विभक्तियों का उसमें जोड़ है इसलिए हरे हो जाता है। तो इस तरह से लिंग, वचन, कारक यह तीन रूप संज्ञा के रूप को बदलते हैं, इसलिए हमें यह जानकारी रखनी चाहिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में जब आप आपकी स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जब ये पढ़ते हैं तो नाउन में पढ़ते हैं तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 नाउन पढ़ते हैं। तो उस संज्ञा में उसको बदलने के लिए आपको नंबर, जेंडर, पर्सन और केस आप पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हिंदी में 3 रूप से लिंग, वचन और कारक से हम संज्ञा के शब्द रूप को बदल लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने व्यवहारिक हिंदी व्याकरण विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको सुन करके अच्छा से पढ़ेंगे, याद करेंगे। और मैंने शब्द बताया तो तत्सम और तद्भव 2 शब्द बताए, उसमें से दोनों शब्द के 20-20 शब्द, तत्सम के 20 शब्द और तद्भव के उसके 20 शब्द आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। यही आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा। धन्यवाद।